महाराष्ट्र में चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है, लेकिन दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की चिंता बढ़ जाती है, पारा हाई हो जाता है। जी हां, एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ उद्धव गुट के शिवसेना तो तीसरी तरफ एनसीपी यानी पवार साहब। यहां सब कुछ पेश फंसा हुआ नजर आता है, लेकिन फिर भी रस्साकसी शुरू होती है, मंथन चिंतन चलता है और अंतिम में एक परिणाम सामने आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और यह ऐलान होता है कि 85-85 के फॉर्मूले पर यहां महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर यहां उद्धव गुट के सबसे बड़े नेता संजय राउत एक बड़ी बात कह देते हैं। कहते हैं सेंचुरी मारना है, लेकिन उसके बाद जो खेल उनके साथ होता है वो आज आपको हम बताएंगे। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत है, आपको बताएंगे कि कैसे संजय राउत उद्धव गुट नर्वस 19 का शिकार हो गए हैं। आइए शुरू करते हैं। नर्वस 19 की यहाँ पे बात हो रही है, सेंचुरी की बात संजय राउत कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी का ये जो तालमेल है ये कैसे चल रहा है, कहां से फॉर्मूला ला रहे संजय राउत? नहीं, बिल्कुल रंजना, आप सही कह रही है कि चुनाव की तारीखें आ गई है, मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के अंदर जो टेंशन चल रही है, जो टिकटों के बंटवारे को लेकर मनन मंथन चिंतन चल रहा है, यह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें संजय राउत उद्धव ठाकरे गुट की ओर से थे, नाना पटोले कांग्रेस की ओर से थे और जयंत पाटिल साहब एनसीपी की ओर से थे, और तीनों एक डायस पर मौजूद थे। और वहां पर उस डायस से ऐलान किया गया कि फॉर्मूला सेट हो गया, बन गया। 85 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, बची हुई सीटें हम गठबंधन के लिए छोड़ रहे हैं। 2-4 दिनों में उस पर भी हम मंथन चिंतन करके सारी सीटें फाइनल हो जाएगी, हमारी टिकटें भी नाम सूची आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बाद सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं संजय राउत, तो उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई साहब, शिवसेना के इतिहास की इतनी कम सीटें, उद्धव ठाकरे हर तरफ से नुकसान में, समझौता कर लिया, बाला साहेब ठाकरे की हनक धनक कहां चली गई? तो संजय राउत का जवाब होता है, भाई साहब मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैच 2 दिनों का बचा हुआ है और बचे रन भी हम निकाल लेंगे, शतक पूरा करेंगे। ये हूबहू मैं बता रहा हूं, ये संजय राउत साहब की ये जुबान, बोले शतक पूरा करेंगे, देखते रहिए आप। लेकिन संजय राउत को शायद पता नहीं था कि रन दौड़ने की स्पीड जो है वो उनकी धीमी है। कांग्रेस पार्टी तो शुरू हो चुकी थी रन दौड़ने में, और अभी जो खबर आ रही है कि फॉर्मूला तहस नहस हो चुका है और नया फॉर्मूला एक सामने आ गया है। महाविकास अघाड़ी में अब फिर से एक नया फॉर्मूला सामने आया है और वहां पर सेंचुरी मार ली है कांग्रेस ने। खबर अंदर की यह है कि नए फॉर्मूले के तहत 102 से लेकर 104 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, मतलब बड़ा भाई की भूमिका में कांग्रेस रहेगी। उद्धव ठाकरे को समझौता करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे को 90 से 95 सीटें दे रही है और 90 से 95 सीटों पर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और 70 से 75 सीटें, 80 सीटों के आसपास बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट को सीटें मिलेगी। यह नया फॉर्मूला तय हुआ और बची जो सीटें वो गठबंधन के पाले में जाएगी। ये कैसे खेल हुआ? जैसे आप कह रहे कि सेंचुरी मारने की बात तो यहाँ पे उद्धव गुट के शिवसेना कर रही थी, लेकिन अचानक से कांग्रेस ने कैसे ये शतक मार ली? नहीं, देखिए, मैं रंजना, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस का जो आत्मविश्वास है महाराष्ट्र में बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव ठाकरे ने चुनाव लड़ा था और सबसे कम सीटें उन्होंने जीती, और सबसे कम सीटों पर एनसीपी ने चुनाव लड़ा। दूसरे नंबर पर 19 सीटों पर आपके उद्धव ठाकरे ने चुनाव लड़ा था, 17 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और एनसीपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा। और उनमें से आप देखेंगे तो जो सबसे कम स्ट्राइक रेट रहा वो उद्धव ठाकरे का रहा, सबसे कम सांसद उनके चुन के आए। तो उसी के बाद और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा आपके कांग्रेस का। तो कांग्रेस का जो आत्मविश्वास है उस वक्त हाई है, और वहां का जो लोकल नेतृत्व है वो कह रहा है कि हम अगर अकेले भी चुनाव मैदान में जाए तो चुनाव जीत जाएंगे। यह संदेश दिल्ली तक दिया गया है। आप देखिए कि एक चुनाव समिति की जब बैठक हुई थी, कांग्रेस चुनाव समिति की, उस बैठक में नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, ये सब नेता यहां दिल्ली आए थे और उन्होंने संदेश दिया राहुल गांधी को कि उद्धव ठाकरे के आगे झुकना नहीं है, उनके दबाव के आगे झुकना नहीं है। विदर्भ की सीटों को लेकर जो मांग कर रहे हो सीटें उनको देनी नहीं है, और नहीं दी गई।
वहां पे उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ा। और उद्धव ठाकरे इस वक्त अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो हर ओर से नुकसान में है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा के जो परिणाम है उसकी वजह से अभी बिल्कुल टूटे हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव का जो शिवसेना गुट है वो भी टूट चुका है बिल्कुल, और झुकने को मजबूर हो गए। कांग्रेस पार्टी का पहले जो प्लान था, मैं आपको रंजना बताऊं कि कम से कम 120 से 130 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन हरियाणा की हार की वजह से कांग्रेस का भी जो आत्मविश्वास है वहां डगमगाया हुआ है, वो भी दबाव में है। और इसीलिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व यह चाहता है कि बड़ा भाई की भूमिका में कांग्रेस रहे। जो बड़े भाई की भूमिका लोकसभा के चुनाव में उद्धव ठाकरे को दी गई थी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए 85-85-85 अगर आप देते हैं, खेल को आपको समझना होगा रंजना। खेल क्या है? देखिए, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे पहले दिन से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का आप ऐलान करिए। कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। पीछे का गणित समझिए आप। कांग्रेस पार्टी इसलिए तैयार नहीं क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री उसका बने, और वो चाहते हैं कि जो ज्यादा सीटें जीतेगा उसका मुख्यमंत्री होगा। शरद पवार भी यही कह रहे हैं। अब जो ज्यादा सीटें जीतेगा उसका मुख्यमंत्री होगा, इसके लिए आपको ज्यादा सीटों पे लड़ना पड़ेगा, और जब आप ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे तो ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें चाह रही है, शरद पवार ज्यादा सीटें चाह रहे हैं। लेकिन शरद पवार की एनसीपी चूंकि टूट चुकी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना चूंकि टूट चुकी है, तो आपको समझौता करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने कई पासे फेंके, कई गोटियां फेंकी भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने पाले में जाने की कोशिश भी की, लेकिन अब वो बात बनती नहीं दिख रही है। तो उनको समझौता करना है, और समझौता इस हद तक करना पड़ेगा, ये उद्धव ठाकरे ने भी नहीं सोचा होगा कि कहां 160 और 165 सीटों पर उद्धव ठाकरे एक वक्त चुनाव लड़ा करते थे। 120 कम से कम 125 सीटों से नीचे कभी चुनाव नहीं लड़ा शिवसेना ने। उस शिवसेना को 80, 85, 90 सीटों पर आपको समेटना पड़ेगा, ये उद्धव ठाकरे ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन वक्त का तकाजा है, और राजनीति में कहते हैं कि वक्त बलवान होता है और आपको समझौते करने पड़ते हैं। तो उद्धव ठाकरे को समझौता करना पड़ रहा है, और इसी का फायदा कांग्रेस वहां उठाना चाह रही है। कांग्रेस को पता है कि इस वक्त उद्धव ऐसे दोराहे पे खड़े हुए हैं कि उनके पास सिर्फ एक रास्ता है, दूसरा रास्ता बंद हो चुका है उनके लिए। अकेले चुनाव लड़ नहीं सकते, जमीन पर इतनी मजबूत शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में है नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना टूट चुकी है, दो धड़ों में बढ़ चुकी है। तो शिवसेना की जो उद्धव शिवसेना है उसकी ताकत भी कमजोर है, तो वो भी जानते हैं कि शिवसेना को भी किसी साथी की जरूरत है। अच्छा, मुझे एक बात समझाइए, हमारे दर्शकों को भी ये बात समझाइए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि उद्धव जो है, फिलहाल उद्धव का जो शिवसेना पूरा गुट है ये अभी बीच मझधार में दो राहे पे फंसा हुआ है, तो ज्यादा झुकाव किसकी तरफ आपको लग रहा है? अगर मैं आपसे समझूं तो किसकी तरफ ज्यादा झुकाव है? कि क्या ऐसी परिस्थितियां हो सकती है कि जब तक इलेक्शन होंगे, जब तक मतदान होंगे, तब तक ये बीजेपी की तरफ चले जाएं, या फिर इधर आकर जब मजबूरी में आए हैं तो कोई बड़ा फैसला कर ले या कोई बड़ी डिमांड कर दे, कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, अभी रंजना ये देखिए, मैं कह रहा हूं कि अभी वक्त निकल चुका है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले अपनी ओर से बहुत कोशिशें की। हमने कई खबरें भी दिखाई, अंबानी के मार्फत से शिंदे गुट तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। खबरें, हम लोगों ने एक खबर पर चर्चा की थी कि आधी रात को संजय राउत जो है वो नड्डा साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की, फडणवीस के साथ उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की। पासे फेंके गए, गोटियां फेंकी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कम से कम अभी चुनाव के पहले ये रिस्क नहीं लेना चाहती है कि वो उद्धव ठाकरे को अपने साथ वापस लेकर फिर एक बड़ा डेंट अपने ऊपर लगवा ले, और उसको नुकसान होगा चुनाव में, ये वो जानते हैं। क्या इसका ये कारण है कि उद्धव ठाकरे का जो एक आप कहिए कि पहले जब वो बीजेपी के साथ थी तो एक पहचान बनी हुई थी, हिंदुत्व एक कार्ड था उनका, बाला साहब ठाकरे का एक बहुत बड़ी इमेज थी, तो वो इमेज अब जो है एकनाथ शिंदे की ओर शिफ्ट हो गई है। इसकी वजह से बीजेपी कोई बहुत बड़ा यहाँ फैसला नहीं शिंदे गुट के साथ देखिए, नेचुरल अलायंस जो है भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना के साथ रहा है, जो कट्टर हिंदुत्व वाली छवि है उसके साथ है, और शिंदे गुट ने जो बाला साहेब वाली हिंदुत्व वाली शिवसेना है उस पर कब्जा किया है, और उद्धव ठाकरे सेक्युलरिज्म वाली शिवसेना लेकर अपनी कांग्रेस की तरफ चले गए हैं, तो उन्हें कोई बैर नहीं। तो इसलिए जो कट्टर शिव सैनिक है, जो हिंदुत्ववादी शिव सैनिक है, वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है। वो भलाई मजबूरी में वोट के लिए उधर रह सकता है अपनी सीट के लिए, लेकिन मन से वो उस शिवसेना के साथ नहीं है, और इसी का फायदा जो शिंदे गुट को मिल रहा है। चुनाव में हम देखेंगे 2.25 लाख के आसपास मतदान जो है वो ज्यादा मिला है वोट, दोनों शिवसेना का अगर हम कंपैरिजन करें, उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट, तो 2.25 लाख वोट जो है ज्यादा मिला है, सीटें ज्यादा मिली है। जहां आपसी लड़ाई थी दोनों की, मतलब शिवसेना उद्धव और शिवसेना
शिंदे, दोनों के उम्मीदवार जहां लोकसभा चुनाव में लड़े उसमें स्ट्राइक रेट शिंदे का ज्यादा है, तो तभी लोकसभा चुनाव में भी शिंदे बनाम उद्धव में शिंदे की जीत हुई है। तो कहा गया कि भाई इस शिंदे को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो नई नई योजनाएं लाई गई भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिस तरह का उनका सामंजस्य है, तो भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी को उद्धव से कुछ नहीं मिलना है। अभी जो मिलना है वो उद्धव को मिलना है, क्योंकि उद्धव नुकसान में, हर तरफ से उद्धव सैंडविच बन चुके हैं। उद्धव जो है वो सैंडविच बन चुके हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो उद्धव ने बहुत निकलने की कोशिश की, लेकिन अभी ये जो आप सवाल पूछ रहे कि क्या हो सकता है, ये जो भी हो सकता है चुनाव के बाद होगा रंजना। अगर पोस्ट पोल, अगर जैसे महाविकास अघाड़ी चल पाएगी चुनाव के बाद, टिक पाएगी, इसकी बहुत कम गुंजाइश है, क्योंकि इतना झगड़ा और वो सब हुआ है। तो हो सकता है कि चुनाव के बाद शिवसेना का फिर विलय हो जाए, दोनों शिवसेना एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी इसमें अहम भूमिका निभाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो समझ चुके हैं कि उन्होंने सिर्फ खोया ही खोया है। बीजेपी से वो अलग होकर उन्होंने पाया कुछ नहीं है, सिर्फ सीएम की एक कुर्सी मिली कुछ दिनों के लिए, उसके अलावा उन्होंने खोया ही खोया है। पार्टी खोई, शिवसेना खोई, अपनी धाक खो दी, अपनी हनक खो दी, धनक खो दी, और उसके बाद आप देखिए सीटें भी लड़ने के लिए 85-80 मिल रही है, तो सब कुछ खोया ही खोया है। जी, इसका मतलब है कि फिलहाल वो बिल्कुल बीच मझधार में है ना, उनको कांग्रेस लाने के लिए, और इसी का फायदा कांग्रेस उठा रही है। वो सेंचुरी ले गई, टांग में टांग लगड़ी मार के पिच पे ही संजय राउत को गिरा दिया, नर्वस 19 के शिकार हो गए। भाई की भूमिका में आप कह ही रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि संजय राउत अभी भी रुक नहीं रहे हैं, अभी भी उनकी जुबानी जंग चली रही है। संजय राउत इसी के लिए जाने जाते हैं, उनको संजय राउत को महाराष्ट्र में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से उद्धव ठाकरे को अलग करने वाले यही खिलाड़ी है। तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि बहुत बड़ा नुकसान वो खुद का कर रहे हैं? अब ये तो राजनीति में क्या नुकसान क्या फायदा, नफा नुकसान वो नेता अपना समझे। हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम है विश्लेषण करना कि किसके बयान का कितना असर होगा, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम दर्शकों को सिर्फ अपडेट देके अपना विश्लेषण बता सकते हैं रंजना। अब वो नुकसान करा रहा है, फायदा करा रहा है, ये तो चुनाव में सामने आ ही जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और तमाम दर्शक जो अभी हमारे साथ बने हैं वो कमेंट कर अपनी राय जरूर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। नमस्कार।